हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसका। दोस्त आज आपका 12th डे है और इसमें दोस्त हम बताएंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को दोस्त आप एंड तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि दोस्त आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। और दोस्त अभी तक आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो नीचे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके दोस्त आप एक एक क्लासेस को अच्छी तरीके से वॉच करिएगा और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त आज का आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्त मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि आपको हर लेसन यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। हर लेसन से दोस्त आपको क्वेश्चन लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों से दोस्त आपका पूरा टोटल यहाँ पे सिलेबस को हमें यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है पूरे सिलेबस को। तो एक एक क्वेश्चनों को हम यहाँ पे बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से और साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको किसी भी प्रकार का समस्या वहाँ पे ना हो। तो आज का दोस्त आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन दोस्त मैंने आपको पहले भी करा चुका है, लेकिन दोस्त फिर से आप देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें हम बताने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? वो आपकी गामा किरणों की होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वो अल्फा और बीटा कणों की तुलना में सबसे अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि जो अल्फा किरणों का द्रव्यमान होता है, जो मास होता है अल्फा किरणों का, वो क्या होता है? शून्य होता है, जिसके कारण उसका जो वेग होता है वो बहुत ही उच्च होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपका कितना है? इसका वेग है। किसका? अल्फा किरणों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किरणें जो होती है अल्फा गामा किरणें, ये कम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्या मैंने बताया दोस्त? कम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य होती है जो आपकी गामा किरणें होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त गामा किरणें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो दोस्त इसे आप नोट डाउन करिएगा ताकि दोस्त बाद में इसका आप रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे, गामा किरणें विद्युत उदासीन होती हैं। जो आपकी गामा किरणें होती हैं ये आपकी विद्युत उदासीन होती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती उदासीन के कारण, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। एक एक पॉइंट दोस्त आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा पॉइंट है, गामा किरणें में जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। जो आपकी गामा किरणें होती हैं इसमें आपकी जो जीव कोशिकाएं होती हैं इनको नष्ट करने की क्षमता वहाँ पे होती है। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, गामा किरणों की गतिज ऊर्जा का मान बहुत ही कम होने के कारण इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। गैसों की आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। किसमें होती है? गामा किरणों में बहुत ही कम होती है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है यहाँ पे, गामा किरणों का फोटोग्राफिक प्लेट एवं जिंक सल्फाइड या बेरियम पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस पे जो जिंक सल्फाइड पे प्रभाव पड़ता है, फोटोग्राफी प्लेट का गामा किरणों का बहुत ही कम इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितने दोस्त पॉइंट बताए हैं सभी आप पॉइंटों को नोट डाउन करें ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप वहाँ एक एक पॉइंट को आसानी से पढ़ पाएँ। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्त आप सभी को पता होगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसके लिए होता है? वो आपका लाल रंग के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर डी है।
प्रकाश का वेग लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती है। क्यों होता है? क्योंकि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका सबसे अधिक होता है और आवृत्ति जो होती है लाल रंग की वो आपकी सबसे कम होती है। आवृत्ति कम होती है, तरंगदैर्घ्य आपका सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश का वेग लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है। अब बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक तथा लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम होती है। अगर यहाँ पे एनर्जी की बात किया जाए तो बैंगनी रंग की जो ऊर्जा होती है दोस्त वहाँ पे सबसे अधिक होती है और लाल रंग की ऊर्जा जो होती है वो आपका सबसे कम होती है। बात करेंगे दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। सभी पॉइंट दोस्त आप नोट डाउन करते चलिए ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वहाँ पे अगर क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट्स से रिलेटेड कि यहाँ पे आप बताइए कि किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है या किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जैसे दोस्त आप पॉइंट को सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो वहाँ पे दोस्त आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट था, तो चौथा पॉइंट है यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश या हम क्या कहते हैं दृश्य प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। तो सभी रंगों का मध्यवर्ती रंग पीला होता है। यहाँ पे बहुत बार हरा, लेकिन हरा दोस्त यहाँ पे नहीं होता है। जो आपका मध्यवर्ती रंग माना गया है वो क्या होता है? पीला होता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे छठवें पॉइंट की। तो छठवां पॉइंट है आंख की सुग्राहिता हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है। किसके लिए दोस्त? हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है आंख की सुग्राहिता। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जितने दोस्त पॉइंट बता रहे हैं आप सभी लोग एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दोस्त अगला पॉइंट है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो क्या बदलता है दोस्त? वो आपका माइक्रोफोन, जो आपका माइक्रोफोन है ये आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या बदलता है, तो वो आपका लाउड स्पीकर बदलता है। क्या बदलता है दोस्त? लाउड स्पीकर जो है वो आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो माइक्रोफोन है ये आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पे जो अब माइक्रोफोन क्या है? इसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? माइक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? माइक कहते हैं, जो आपका माइक्रोफोन होता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की माइक्रोफोन से रिलेटेड, और भी यहाँ पे बेहतरीन आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। तो पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं माइक्रोफोन अर्थात माइक का आविष्कार एमिली बर्लिनर ने किया था। किसने दोस्त? एमिली बर्लिनर ने वर्ष 1876 ईस्वी में किया था। ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार। बात करेंगे हम दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो आपने सितार देखा होगा ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरे पॉइंट पे दोस्त हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है ऊष्मा इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो आपका ऊष्मा इंजन है ये आपका ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है बल्ब या ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है विद्युत प्रेस विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। आपने प्रेस देखा होगा दोस्त, ये आपका क्या इसका जो कैसे करता है, ये आपका विद्युत ऊर्जा लेके उसमें क्या करता है ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है, ताकि वहाँ पे आप कपड़े को वहाँ पे प्रेस कर सके आसानी से। तो यहाँ पे दोस्त जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ सभी पॉइंट आप नोट डाउन करते हुए ही चलिएगा, ताकि दोस्त आप बाद में इसका रिवीजन आप आसानी से कर पाए। यहाँ पे हम दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे
रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांकों का अनुपात होता है। ये क्वेश्चन दोस्त मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन दोस्त इसमें खास बात ये है कि मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जैसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है और आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, इससे भी रिलेटेड मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, तो ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। यहाँ पे पहले मैं बताऊंगा दोस्त इसका अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात 1:2:3 होता है। क्या होता है दोस्त, 1:2:3 होता है। यहाँ पे हम रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक को निम्न से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा से। किसे दोस्त, अल्फा, बीटा और गामा से। इसका जो अनुपात होता है यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, अल्फा बटे 1, बीटा बटे में 2 और गामा बटे में 3। तो इसका जो अनुपात यहाँ पे निकल कर आता है 1:2:3 होता है। क्या होता है दोस्त, 1:2:3 होता है। जहां आपका जो अल्फा है ये क्या है, ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक है। बीटा आपका क्या है यहाँ पे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और जो गामा है यहाँ पे वो आपका आयतन प्रसार गुणांक है। अब यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक क्या। तो रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है, एक एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। पहले पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसे दोस्त, रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान में एल इंटू डेल्टा थीटा। क्या होता है, डेल्टा एल अपान में एल इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है किसका, रेखीय प्रसार गुणांक का। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला आप नोट डाउन करिएगा। फिर से मैं यहाँ पे फार्मूले की लिख दे रहा हूँ, आपको सही से नहीं दिखा होगा। तो यहाँ पे फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपान में एल इंटू डेल्टा थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, किसका फार्मूला होता है, ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है। ये होता क्या है दोस्त, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। फिर से आप सुनिए, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार हो उसे हम रेखीय प्रसार गुणांक करेंगे। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किसे दोस्त, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वहां पे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान में ए इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है किसका, ये आपका जो रेखीय प्रसार गुणांक, यहाँ पे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान में ए इंटू डेल्टा थीटा। ये आपका फॉर्मूला है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का। जहाँ पे आपका बीटा यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। ए क्या है, ए आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल है। डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए जो है वो आपका क्षेत्रफल में वृद्धि है। क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि है। और डेल्टा थीटा जो है वो आपका तापांतर है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे दोस्त आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि आपका जो आयतन प्रसार गुणांक होता है ये क्या होता है। तो आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर उसके आयतन में जो भी वृद्धि होगी उसे हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। वेरी इजी डिफिनीशन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होगी उसे हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो गामा की फार्मूला होता है, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपान में वी इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, सेम यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो आपका क्या है, आयतन में वृद्धि है।
V क्या है वो आपका प्रारंभिक आयतन है, डेल्टा थीटा आपका क्या है यहाँ पे तापांतर है, और यहाँ पे जो आपका गामा है ये आप जानते हैं आयतन प्रसार गुणांक होता है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। अब हम बात करेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में मान कितना होगा। यहाँ पे दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका यहाँ पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया है उसको आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फार्मूला एक होता है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, C/5 इक्वल टू 5 - 32 क्या है, F-32, सॉरी यहाँ पे F-32/9। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए फार्मूला जो है C/5 इक्वल टू F-32/9, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे जो F है ये आपका क्या है, फ़ारेनहाइट, जो आपका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना है, और यहाँ पे आपका जो C है इसी की हमें वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे जैसे ही C का मान निकालेंगे तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। यहाँ तो हम करेंगे C/5 इक्वल टू, मैंने क्या कहा है यहाँ पे F की जो वैल्यू है वो कितना है, -40। क्या है दोस्त, -40, और यहाँ पे आप -32 आपका पहले से ही था, अपान में क्या था यहाँ पे 9। ठीक है, 40 और 32 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 72 हो जाएगा, -72। तो C/5 इक्वल टू -72, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C/5 इक्वल टू -72/9। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका 9×8 = 72 हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे C इक्वल टू -40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, C इक्वल टू -40, ये आपका डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आएगी वो आपका C का यहाँ पे मान आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका C है, -40 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। जब भी दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आपको फार्मूला बस एक ही लगाना है और डायरेक्ट आपका डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका फ़ारेनहाइट में किसी भी मान को दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा। पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त आपके लिए पॉइंट है, इसलिए आप पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट है, सिद्धांत के रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है लेकिन न्यूनतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो आपका 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता, अर्थात 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। जो आपने यहाँ पे केल्विन में चेंज किया, यहाँ पे केल्विन में अगर किसी भी ताप को आप चेंज करते हैं तो उसे हम उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, परम ताप कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, वहाँ पे परम ताप कहेंगे। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे केल्विन पैमाने से कभी भी ऋणात्मक ताप नहीं माना जा सकता। ठीक है, जो आपका केल्विन पैमाना होता है इसमें आप कभी भी ऋणात्मक ताप नहीं माप सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है K = C + 273, कितना होता है, K = C + 273, इसका फार्मूला होता है केल्विन पैमाने का। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है फ़ारेनहाइट पैमानों की पर खानों की संख्या सबसे अधिक होती है। फ़ारेनहाइट पैमानों पर जो खाने बने होते हैं दोस्त उसकी संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए
इस पैमाने के एक खाने का आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट है सूर्य का ताप मापने के लिए विकिरण उत्तापमापी या पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्त? पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूर्य का ताप मापने के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो 6वां पॉइंट है दोस्त यहाँ पे थर्मोपाइल। थर्मोपाइल का उपयोग विकिरण तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। विकिरण की तीव्रता मापने के लिए हम थर्मोपाइल का उपयोग करते हैं। किसकी दोस्त? थर्मोपाइल का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन जरूर करें ताकि दोस्त बाद में इसका रिवीजन आप आसानी से कर पाएं। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप उबलते हुए जल में उंगली डालेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जलन महसूस नहीं होगा, लेकिन वही आपका भाप है, उसमें अगर आपका भाप में हाथ पड़ता है तो आपका जलन वहाँ पे ज़्यादा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्त इसलिए होता है क्योंकि जो भाप की गुप्त उष्मा होती है, भाप का जो गुप्त उष्मा होता है उसका मान सबसे अधिक होता है। गुप्त उष्मा का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे जो भाप से जलने की अधिक हमें वहाँ पे कष्ट होता है। ठीक है, इसका जो होता है 1 ग्राम भाप में 536 कैलोरी अतिरिक्त उष्मा निकलती है। कितना दोस्त? 536 कैलोरी अतिरिक्त उष्मा निकलती है। सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो आपका रीजन है वो क्या है? रीजन कि 1 ग्राम भाप से 536 कैलोरी अतिरिक्त उष्मा निकलती है वहाँ पे। किसमें? वाष्प से। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहले हम पॉइंट बताएंगे कि जो आपका यहाँ पे गुप्त उष्मा लेटेंट हीट होता है ये क्या होता है। स्थिर ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, स्थिर ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? गुप्त उष्मा कहते हैं। यहाँ पे हम दोस्त बात कर रहे थे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में यहाँ पे बात करेंगे कि जो गुप्त उष्मा होता है इसका जो फॉर्मूला होता है L = Q/m। क्या होता है दोस्त? L = Q/m होता है, जहाँ आपका L जो है ये आपकी गुप्त उष्मा है, Q क्या है? ये आपका उष्मा है, M क्या है? M आपका यहाँ पे द्रव्यमान है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की। तो जो आपका गुप्त उष्मा का मात्रक होता है, मात्रक जो होता है जूल प्रति किग्रा होता है। क्या होता है दोस्त? जूल प्रति किग्रा होता है, ये आपका गुप्त उष्मा का मात्रक होता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं, अवस्था परिवर्तन के समय गुप्त उष्मा से वस्तु का ताप नहीं बदलता। इस समय विशिष्ट उष्मा का मान जो होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है अवस्था परिवर्तन के समय। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। 5वें पॉइंट पे दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे कि 5वां पॉइंट है, गुप्त उष्मा से पदार्थ के अणुओं की बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है दोस्त? गुप्त उष्मा से पदार्थ के अणुओं की बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है, जिस कारण आपकी जो गतिज अणु स्थितिज ऊर्जा है वहाँ पे अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करेंगे, 6वां पॉइंट है, गलन की गुप्त उष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम और वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 536 या 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। किसका? गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है, इसका जो मान होता है वो आपका 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है और वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 536 या 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला तो दोस्त यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच उष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो उष्मा का प्रवाह किस पे निर्भर करता है? उसके तापांतर पर। किस पे दोस्त? उस पे तापांतर पर निर्भर करता है। उष्मा सदैव उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, ये आप सभी को पता होगा। दो वस्तुओं के बीच उष्मा का प्रवाह उसके तापांतर पर निर्भर करता है। तापांतर जितना अधिक होगा
ऊष्मा का प्रवाह भी उतना ही अधिक होगा वस्तुओं के बीच में। अब दोस्त यहाँ पे बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाह होने की दिशा बताता है। क्या बताता है दोस्त? दिशा बताता है उस थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है इस नियम को उत्क्रम ताप का नियम भी कहते हैं। जो आपका ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है इसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रम ताप का नियम भी कहते हैं। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम में दक्षता एफिशिएंसी जो है वो आपका 100% नहीं हो सकती, बल्कि इससे कम ही होगी आपकी। ठीक है, बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे कि स्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? वो आपका फौलाद, क्या होता है? फौलाद से बनाया जाता है स्थायी चुंबक। ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। स्थायी चुंबक फौलाद या हम कठोर इस्पात या एल्निको से बनाया जाता है। किससे दोस्त? एल्निको से बनाया जाता है, क्योंकि स्टील या इस्पात में चुंबकत्व धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी फेरोमैग्नेट अर्थात लौह चुंबकी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त? लौह चुंबकी होते हैं। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं स्थायी चुंबक का प्रयोग स्पीकर तथा दिशा सूचक में प्रयोग होता है। स्थायी जो चुंबक होते हैं उनका प्रयोग हम स्पीकर और दिशा सूचक में करते हैं। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है ये आकृति के आधार पर मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, अंगूठी चुंबक, बेलनाकार चुंबक, घोड़े की नाल की आकृति की कई आकृतियों में ये आपके बनाए जाते हैं चुंबक। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे जो स्थायी चुंबक होते हैं। स्थायी जो चुंबक है, तीसरा पॉइंट है स्थायी चुंबक की चुंबकता स्थिर रहती है। जो स्थायी चुंबक की चुंबकता होती है वो आपकी क्या होती है? स्थिर रहती है। स्थायी चुंबक के ध्रुव नहीं बदले जा सकते हैं और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसमें दोस्त? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जितने दोस्त पॉइंट बता रहे हैं आप सभी लोग पॉइंट को नोट करिएगा, और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो चैनल को दोस्त आप सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दोस्त इसी तरह की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे वायुमंडल में अधिक ऊंचा जाने पर रक्त नलिकाएं फट जाती है, क्यों? क्यों दोस्त? क्योंकि वहाँ पे वायु दाब जो होता है वो आपका कम होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसलिए आपका अधिक वहाँ पे ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब अर्थात वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे शरीर की रक्त नलिकाओं में दाब जो होता है, प्रेशर आपका अधिक हो जाता है और रक्त नलिकाएं वहाँ पर फट जाती हैं आपकी। तो अतः वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जाने पर रक्त नलिकाएं फट जाती है। इसका जो रीजन है वो आपका क्या है? वायु दाब कम हो जाता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी द्वारा मापते हैं। किसे दोस्त? वायु दाब मापी द्वारा मापते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब चरघातांकी के रूप में घटता है। कैसे घटता है दोस्त? चरघातांकी के रूप में घटता है। अगर आप ऊंचाई वहाँ पे बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब जो है वो आपका चरघातांकी के रूप में घटेगा। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्त। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे गैसों का वेग बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अर्थात यहाँ पे आंधी तूफान आने पर जो आपकी वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय प्रेशर होता है, वो क्या होता है दोस्त? यहाँ पे घटता है। यहाँ पे चौथे पॉइंट पे दोस्त हम बात करेंगे। चौथा पॉइंट है एक टोर का मान 133.8 पास्कल के बराबर होता है। अर्थात एक टोर बराबर 133.8 पास्कल, ये आपका एक टोर का मान होता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे वायुमंडलीय दाब घटने पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अगर आप वायुमंडलीय दाब यहाँ पे घट रहा है तो आपका जो पानी का क्वथनांक है ये भी क्या हो जाएगा? वहाँ पे घट जाएगा। तो जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बताए हैं
आप सभी लोग पॉइंट हो सके नोट डाउन करिएगा, ताकि दोस्त आप लगातार पॉइंटों का रिवीजन। और दोस्त जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्त अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, ताकि दोस्त सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे जुड़ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।